तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या होगी, 3 कंडीशन हमने देखी थी। ऑब्जेक्ट सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हो सकती है अगर उसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो, 0 हो। ऑब्जेक्ट सिर्फ रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो सकती है अगर उसके ऊपर नेट टॉर्क क्या हो, 0। और ऑब्जेक्ट कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होती है अगर उसके ऊपर नेट फोर्स भी 0 हो और नेट टॉर्क भी 0 हो तो। ठीक है, यहाँ हम क्वेश्चंस करने वाले हैं कंप्लीट इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम के। ठीक है, तो जैसे देखो, मान लो कि हमें ये सिचुएशन दी जाए कि एक रॉड है जिसके दोनों एंड से एक स्ट्रिंग बांध दी गई है और उसे लटका दिया गया है कुछ इस तरह से। रॉड का मास m है, लेंथ l है, और आपसे पूछा जाए टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या है। टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या है? तो हम क्या करते थे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, है ना, और अपना आंसर निकाल लेते थे। ये हम एनएलएम से भी कर लेते हैं। लेकिन एक चीज आप अज्यूम करते थे अभी तक, क्या कि दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन क्या होगा, सेम होगा। ऐसा मैं क्यों अज्यूम कर पाता था? क्योंकि सब कुछ सिमेट्रिकल है कि नहीं। अगर मैं इसका एफबीडी बनाता हूं तो जो mg लगेगा वो एग्जैक्टली बीचों बीच लगेगा सेंटर ऑफ मास पर, इस तरह से। और हम कहते थे क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं वो पूरी तरह से सिमेट्रिकल है, तो दोनों में टेंशन भी क्या हो जाना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए। पर ये चीज आप प्रूव भी कर सकते हो। मान लो कि इस स्ट्रिंग में आप मान लेते हो T1 है और इस स्ट्रिंग में मान लेते हो आप T2 है। ठीक है ना, मास m है, लेंथ l है, ये हमें पता है। तो ये ऑब्जेक्ट टोटल इक्विलिब्रियम के अंदर है। अगर आप देखो तो टोटल इक्विलिब्रियम यानी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो है ही, मूव नहीं कर रही है, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में मेरे पास दो अननोन है, T1 और T2, तो मुझे सॉल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए होंगी, दो इक्वेशन ही चाहिए होंगी। तो पहली इक्वेशन तो मैं बनाऊंगा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से। मैं कह दूंगा कि भाई नेट फोर्स ये होना चाहिए 0 हर डायरेक्शन में। तो यहाँ y डायरेक्शन की बात करें तो एनएलएम से हमें पता है कि नीचे लग रहा है mg और ऊपर लग रहा है T1 प्लस T2। तो एक रिलेशन हमारे पास ये आ गई कि नीचे लगने वाला mg ये इक्वल हो जाना चाहिए T1 प्लस T2 के। सेकेंड इक्वेशन में कहां से लेके आऊंगा, तो उसके लिए हम करते हैं नेट टॉर्क अबाउट 0। अब ऑब्जेक्ट अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो किस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, कोई बता सकता है? ऑब्जेक्ट अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो फिर किस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 होना चाहिए? बिल्कुल सही, हर पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। आप कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा बेटर रहता है कि आप क्या करो, किसी भी एक एंड को चूज कर लो। आप चाहो तो सेंटर भी ले सकते हो, पर बेटर होगा किसी एक एंड को ले लो। क्यों? क्योंकि मान लो कि मैं टॉर्क लेता हूं अबाउट ओ, है कि नहीं, टॉर्क अबाउट ओ को मैं 0 कर देता हूं, तो जब मैं ओ के अबाउट टॉर्क लिखूंगा तो मुझे T1 का टॉर्क नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये फोर्स ओ से ही पास कर रहा है कि नहीं। अगर मैं ओ के अबाउट टॉर्क लिख रहा हूं तो मैं कह सकता हूं कि टॉर्क ऑफ T1 ये तो 0 हो गया क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं है। तो बस दो फोर्सेस बचे, एक तो mg और एक T2। तो जरा यही लिख देते हैं, टॉर्क अबाउट ओ होगा क्या। तो पहला फोर्स आपका mg, mg की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये लाइन ऑफ एक्शन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई, ये डिस्टेंस होगी कितनी, l/2। और राइट हैंड रूल से अगर आप करो r क्रॉस f तो वो आएगा इनटू द प्लेन, है कि नहीं। प्लस दूसरा फोर्स है आपका T2 इनटू उसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है वो फोर्स, ये होगी पूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि क्या हो गई, l। और r क्रॉस f अगर आप करो तो r राइट की तरफ है, फिंगर टिप्स पॉइंट करेंगी ऊपर, r क्रॉस f किधर आया, आउट ऑफ द प्लेन, ये हो जाना चाहिए 0। अगर मैं इनटू द प्लेन को पॉजिटिव ले लेता हूं, इनटू द प्लेन को मैंने पॉजिटिव ले लिया, तो ये हो गया भाई mg l/2 माइनस T2l इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। और T2 की वैल्यू देखो यहां से मिली आपको mg/2,
समझ आया? इसे उठा के इक्वेशन 1 में अगर आप रख देते हो, T1 प्लस T2 है mg, तो आपको यहाँ से T1 की भी वैल्यू क्या मिल जाएगी, mg/2। तो यहाँ तो मैंने दो अननोन माने T1 T2 दोनों स्ट्रिंग्स में और उसे सॉल्व किया। करने का मेथड हमेशा याद रखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी डायरेक्शन में हमेशा नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0, और किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क भी क्या होना चाहिए, 0। बात क्लियर है कि नहीं? अब जब एकदम सिमेट्रिकल सिचुएशन हो ना, तो आप करने की भी जरूरत नहीं है, ये चीज याद रखो। इफ द स्ट्रिंग्स आर अरेंज्ड completely symmetrical about center of mass, tension in them is equal। बात समझ आई? अगर कंप्लीटली सिमेट्रिकल हो सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो टेंशन उनमें क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे मैं ये एग्जांपल देता, मान लो कि मैंने रॉड को बेंड कर दिया होता इस तरह से, और एक स्ट्रिंग यहां है और एक स्ट्रिंग यहां है, ठीक है ना? वही मास m ले रहा हूं मैं, लेंथ l ले रहा हूं मैं, और ये कोई एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा। अब अगर मैं पूछूं कि टेंशन सेम होगा दोनों स्ट्रिंग्स में या अलग अलग होगा, तो आप क्या बताओगे, सेम होगा या अलग होगा? सोच के देखो। ठीक है, तो यहां सेंटर ऑफ मास है, इस पे नीचे लगेगा भाई mg। मैं मान लेता हूं इसमें है T2 और मैं मान लेता हूं इसमें है T1। करने की जरूरत नहीं है, प्लीज देखो अभी, ठीक है ना? सबसे पहले तो आपको एक चीज तो समझ आ रही है, नेट फोर्स 0 करने से क्या होना चाहिए, T1 प्लस T2 ये इक्वल हो जाना चाहिए mg के। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। सेकेंड, टॉर्क नेट को मैं 0 कर देता हूं, फिर से यही पॉइंट ले लेता हूं मैं O। तो मान लो मैंने ले लिया टॉर्क अबाउट O। क्या आ जाएगा भाई टॉर्क अबाउट O, देखो जरा। तो पहला फोर्स मैं ले लेता हूं mg, तो mg इंटू लाइन ऑफ एक्शन, देखो mg की ये है लाइन ऑफ एक्शन। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको चाहिए, यानी ये डिस्टेंस है कि नहीं? ये डिस्टेंस l/2 है। ये एंगल थीटा है, तो मैं ये एंगल भी थीटा कह सकता हूं। अरे डायग्राम थोड़ा सुंदर नहीं है, पर आप समझ पा रहे होगे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगी, l/2 cos थीटा, और r क्रॉस f आप करोगे इनटू द प्लेन, प्लस दूसरा फोर्स ले लेते हैं T2 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से ये आ गई भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये लेंथ पूरी L है, ये लेंथ रॉड की L है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या है, थीटा है। तो ये क्या मिल गया आपको, T2 L cos थीटा इज इक्वल टू 0। फिर से किसी एक डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव ले लेते हो, जैसे मैंने अंदर वाली ले ली, तो mg l/2 cos थीटा माइनस T2 L cos थीटा इज इक्वल टू 0। आपको भाई T2 क्या मिला, फिर से mg/2, और पहली इक्वेशन में रखने से T1 भी क्या मिला, mg/2। तो दोनों टेंशन क्या है, सेम आए। अच्छा सेम क्यों आए भाई, क्योंकि सब कुछ सिमेट्रिकल है। अरे है कि नहीं है? आप ऐसा सोच के देखो कि दोनों एंड्स पे फोर्स वर्टिकली अप लग रहा है, ठीक है, और सेंटर से दोनों एंड्स की जो दूरी है वो भी सेम है, तो सब कुछ सिमेट्रिकली तो हुआ, तो टेंशन तो क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है। क्लियर है कि नहीं? तो ये एक ट्रिक टाइप याद रख सकते हो। अगर याद नहीं रहता तो अगर हम मेथड फॉलो करेंगे तो हमेशा आंसर आ ही जाएगा, ठीक है ना? चलो कुछ क्वेश्चन कर लो अब इसके ऊपर। ठीक है, तो ये रॉड है आपके पास M, L, और यहाँ स्ट्रिंग्स इस बार कोने पे नहीं लगाई गई है, यहाँ से L/3 डिस्टेंस पे लगाई गई है।
इस स्ट्रिंग में टेंशन T1 है, इस स्ट्रिंग में टेंशन T2 है, तो आपको बताना है T1 और T2 की वैल्यू। ट्राई करो सभी लोग। चलो देखो, तो सबसे पहले तो नेट फोर्स को हम जीरो कर देते हैं वाई डायरेक्शन में। तो एक तो mg लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और इस कॉर्नर से उसकी डिस्टेंस जो होगी वो होगी L/2। और ये डिस्टेंस कितनी होगी ये मैं निकाल सकता हूँ, ये हो जाएगी L माइनस L/3, यानी कि 2L/3। तो नेट फोर्स अगर आप जीरो करते हो तो T1 प्लस T2 ऊपर लगने वाला फोर्स ये नीचे लगने वाले mg के इक्वल होना चाहिए। सेकेंड थिंग, टॉर्क अबाउट O को मैं जीरो कर देता हूँ और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ O। तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा mg इंटू L/2 r क्रॉस f इंटू द प्लेन प्लस T2 इंटू 2L/3, और ये आ गया आउट ऑफ द प्लेन, ये होना चाहिए जीरो। अंदर वाली डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो यहाँ से मिल गया हमें mg L/2 माइनस T2 इंटू 2L/3, ये हो जाना चाहिए जीरो। यहाँ से आपको T2 की वैल्यू मिलती है 3mg/4, और इसे अगर आप पहली इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हो, इसे अगर आप पहली इक्वेशन में पुट कर देते हो तो आपको मिल जाएगी T1 की वैल्यू जो कि है mg/4। कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो क्वेश्चंस में कई बार स्ट्रिंग की जगह पे लोग हिंज यूज कर लेंगे, तो हिंज के बारे में एक चीज पता होनी चाहिए। जैसे मान लो ये आपकी रॉड है, हिंज का मतलब है जैसे नेल वगैरह यहाँ पे लगा देना, किसी चीज को टांगने के लिए हम नेल लगा देते हैं कि नहीं, तो वो उस पॉइंट से फिक्स हो जाती है, तो इस चीज को हम बोलते हैं हिंज। तो अब बात है स्ट्रिंग में, तो आपको दिख रहा होता है कि उसमें टेंशन किस तरफ लग रहा होगा, पर हिंज में आपको पता नहीं होता यार फोर्स किधर लग रहा होगा, है कि नहीं? क्योंकि इमेजिन करो एक रॉड पे अगर आपने कील ठोक दी है, तो वो तो कहीं कहीं पे भी फोर्स लगा रही हो सकती है। तो याद रखो कि कभी भी आपको क्वेश्चन में हिंज दिखे तो ऑलवेज अज्यूम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस, एंड वर्टिकल फोर्सेस। ठीक है, कभी भी हिंज आपको दिया रहे क्वेश्चन के अंदर और एफबीडी में आप उसे काउंट करना चाहते हो, तो हिंज के लिए आपको दो फोर्स मानने पड़ेंगे हमेशा, एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में। ठीक है ना, क्योंकि ये किसी भी एंगल पे लग रहा होता है हिंज का फोर्स, कुछ पता नहीं होता डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। हम हमेशा दो कंपोनेंट्स मान लेते हैं, हो सकता है दोनों की कुछ ना कुछ वैल्यू आए, या हो सकता है कोई एक कंपोनेंट ही आ जाए, जीरो हो जाए। मैं एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लो कि ये रॉड है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे हिंज किया गया है एकदम लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे, ओके। और मान लो कि मैंने एक स्ट्रिंग कोने पे बांध दी है इस तरह से, ठीक है, और ये एंगल मान लो कि आपको दिया गया है 37 डिग्री, ओके। वही मास m है, लेंथ l है, बोला जाता है कि बताओ टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या है। टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो कैसे करना चाहिए इस क्वेश्चन को? सबसे पहले तो आप एफबीटी बना दो अपनी रॉड का, ठीक है ना, ये लो। एफबीटी अगर मैं बनाता हूं तो मैं यहाँ पे हिंज के फोर्सेस इमेजिन कर लूंगा, आर एक्स रिएक्शन इन एक्स, आर वाई रिएक्शन इन वाई, इन्हें हिंज रिएक्शन बोलते हैं। और एक टेंशन टी में मान लूंगा इधर, जहां ये एंगल है 37 डिग्री, और एक लग रहा होगा भाई एम जी बीचों बीच। अरे सही है कि नहीं? चलो, अब ये डिस्टेंस कितनी है mg से, तो ये डिस्टेंस आपको पता है L/2, और ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, तो ये पूरी डिस्टेंस है L। इस टेंशन के दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, t cos 37 यानी कि 4t/5, और t sin 37 यानी कि 3t/5। चलो, सबसे पहले तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अब आप देखो तो तीन अननोन है, एक आर एक्स, एक आर वाई, और एक टेंशन टी। तो तीन इक्वेशन चाहिए होंगी आपको। तो पहले मैं नेट फोर्स जीरो करता हूं एक्स डायरेक्शन में।
देखो जरा, राइट में लग रहा है 4t/5, ये इक्वल होना चाहिए लेफ्ट में लगने वाला जो भी फोर्स है जो मैंने अज्यूम किया है Rx। ये हुई आपकी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली मैं y में नेट फोर्स 0 कर दूंगा। ऊपर पर लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे लगने वाला फोर्स। नीचे लग रहा है भाई mg, ऊपर लग रहा है ry, एक तो मैंने जो अननोन माना है, प्लस 3t/5। अरे बात समझ आई कि नहीं? और तीसरा मैं कर दूंगा टॉर्क अबाउट ओ इज इक्वल टू 0। तो हमेशा बेटर होगा कि हिंज के अबाउट ही टॉर्क ले लो, क्योंकि दो फोर्सेस का टॉर्क गायब हो जाएगा, Rx और Ry का, है ना? तो बस mg का टॉर्क क्या आ जाएगा, mg इंटू डिस्टेंस l/2 r क्रॉस f इंटू द प्लेन, और प्लस 3t/5 का टॉर्क देखो जरा, 3t/5 इंटू l आउट ऑफ द प्लेन, और 4t/5 का कितना आएगा, 4t/5 का आ जाएगा 0, क्योंकि वो पैरेलल है अपने r वेक्टर के। दिख रहा है कि नहीं? 4t/5 की डायरेक्शन और r वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, तो प्लस 0, ये हो जाना चाहिए 0। फिर से किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूं मैं, यहां से मिलेगा mg l/2, ये हो जाना चाहिए 3t/5 इंटू l। समझ आया? यहां से t की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 5mg/6, और यही हमारा आंसर है। एक बार आपको टेंशन मिल गया है तो आप Rx भी निकाल सकते हो और Ry भी निकाल सकते हो। बात समझ आई कि नहीं? तो सिर्फ क्या चीज आपको याद रखनी है कि क्वेश्चन में अगर कहीं पे हिंज दिया गया है तो हम हिंज रिएक्शन के तौर पे, जैसे आप एक अननोन स्ट्रिंग में एक टेंशन मानते हो T, वैसे ही हिंज के लिए आपको एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में दो फोर्स मानने पड़ते हैं, भले ही रॉड कैसी भी हो, किसी एंगल पे भी हो, तब भी Rx और Ry आपको मानना चाहिए। क्लियर? बोलो भाई। आइए, तो एक सवाल खुद करके देखो। ठीक है, मान लो कि ऐसे एक रॉड है आपके पास, और यहाँ पे उस पे हिंज लगा दिया गया है, ठीक है ना? और यहाँ एक वर्टिकल स्ट्रिंग है, मास m है, लेंथ l है, ठीक है? तो आपको बताना है पहली चीज तो टेंशन इन स्ट्रिंग, और दूसरी चीज नेट हिंज रिएक्शन फोर्स। ट्राई करो। हाँ भाई देखो, तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो mg लग जाएगा भाई बीचों बीच, और एक यहाँ पे टेंशन मान लेता हूं मैं t। तो ये डिस्टेंस हमें पता है l/2 है सेंटर ऑफ मास तक की, और ये टोटल डिस्टेंस l है ना? अब हिंज है तो हिंज रिएक्शन भी मानने पड़ेंगे। यहां मान लेता हूं मैं Rx, और यहां ऊपर की तरफ मान लेता हूं मैं Ry। ठीक है कि नहीं? सबसे पहले तो नेट फोर्स को 0 कर देते हैं, स्टेप बाय स्टेप करो, कभी दिक्कत नहीं होगी। एक्स डायरेक्शन में अगर आप नेट फोर्स देखो तो एक्स डायरेक्शन में सिर्फ एक फोर्स दिख रहा है आपको, Rx, तो नेट फोर्स शुड बी 0। तो Rx तो भाई सीधा सीधा ही 0 आ गया, हिंज रिएक्शन एक्स में कुछ है ही नहीं। सिमिलरली मैं y में फोर्सेस को बैलेंस कर देता हूं। y में अगर आप देखो तो ऊपर लग रहा है Ry, प्लस ऊपर लग रहा है टेंशन, और नीचे लग रहा है mg, तो ये इसकी इक्वल होना चाहिए। बात समझ आई? सिमिलरली मैं टॉर्क अबाउट ओ 0 कर देता हूं, और मैंने हमेशा कहा है कि किस पॉइंट को टॉर्क लेना चाहिए, किस पॉइंट के बाद टॉर्क लेना चाहिए, जहां से मैक्सिमम फोर्सेस पास कर रहे हो, ताकि उनका टॉर्क 0 हो जाए। तो ओ के अबाउट टॉर्क अगर लिखें तो mg इंटू ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ mg, और ये हो गई भाई उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो l/2 cos थीटा इंटू द प्लेन, प्लस एक आ जाएगा t का, तो t इंटू ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ t, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई ये, यानी कि l cos थीटा आउट ऑफ द प्लेन, ये हो जाना चाहिए 0। अंदर की डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले लेता हूं, यहां से मिलेगा आपको mg l/2 माइनस टी एल कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा तो कैंसिल ही हो गया, mg l/2 minus TL, this should be equal to
0। और टेंशन की वैल्यू आपको क्या मिल जाती है, mg/2। पुट करते हो अगर आप, तो ry की वैल्यू भी क्या मिल जाती है, mg/2। तो नेट रिएक्शन हिंज का भी सिर्फ क्या है, ry ही है, क्योंकि rx तो 0 है, और दोनों की वैल्यू हमें क्या मिल जाती है, mg/2। क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को? तो मान लो कि आपके पास एक डिस्क है ऐसे सेमी सर्कुलर, ठीक है ना, जिसको इस कॉर्नर पे हमने क्या कर दिया है, हिंज कर दिया है, और यहां पर डिस्क लिख देते हैं, डिस्क मास m है, रेडियस r है, ठीक है ना। और यहां से एक लगाया गया है स्ट्रिंग, और ये एंगल आपको दे दिया है 60 डिग्री। ओके, तो बस आपको ये बताना है बेसिकली टेंशन इन स्ट्रिंग कितना है इस सिचुएशन में। ट्राई करो सभी लोग। चलो देखो, सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ लग रहा होगा भाई, जो भी सेंटर ऑफ मास यहाँ कुछ होगा, यहाँ लग जाएगा कुछ mg वर्टिकल में। हिंज के लिए फोर्सेस मैं मान सकता हूँ rx और ry, है कि नहीं। और एक यहाँ पे लग रहा है टेंशन T। ये तीन फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं। तो पहले तो नेट फोर्स को 0 कर देते हैं। x डायरेक्शन में अगर करें तो x में सिर्फ rx है, वो आ गया 0, उसकी कहानी तो वहीं खत्म हो गई। y में अगर आप करते हो तो वही ry प्लस t, ये होना चाहिए mg, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। फिर मैं 0 कर देता हूँ, टॉर्क नेट इज इक्वल टू 0। हमेशा बेटर होता है हिंज के अबाउट 0 करना। तो mg लग रहा है इधर, ये हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी mg इंटू r रेडियस, r क्रॉस f इंटू द प्लेन, प्लस टेंशन किस लाइन के अलोंग लग रहा है वो लाइन पहचानो। तो टेंशन लग रहा है इस लाइन के अलोंग। तो इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, तो वो डिस्टेंस आप देख सकते हो, यहां तक तो हो गई r, प्लस ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये रेडियस है r, ये एंगल है 60 डिग्री, तो r cos 60 डिग्री, यानी कि r प्लस r/2 यानी कि 3r/2। तो t इंटू 3r/2, और ये है आउट ऑफ द प्लेन, ये हो जाना चाहिए 0। किसी एक को पॉजिटिव लिया mgr, ये मिल गया 3tr/2, r से r कट जाएगा, और आपको t की वैल्यू जो मिल जाएगी यहां से वो मिलेगी 2mg/3। क्लियर है कि नहीं? ये हमारा आंसर था। इस बार हिंज से हमने लटका रखा है सेमी सर्कुलर रिंग को, सेमी सर्कुलर रिंग को, जिसका मास m दिया गया है, रेडियस आपको r दी गई है। अब ये इसका सेंटर है, और एकदम इसी पॉइंट पे हमने एक स्ट्रिंग बांधी हुई है इस तरह से। तो स्ट्रिंग में कुछ टेंशन हो सकता है T। आपको यहाँ पे बताना है पहली चीज तो टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग, और दूसरी चीज आपको बतानी है हिंज रिएक्शन। थोड़ा ध्यान से करना। चलो देखो, तो सबसे पहले तो हिंज रिएक्शन में अज्यूम कर लूंगा, ठीक है ना। मैं मान लेता हूं कि हिंज के ऊपर x में एक फोर्स लग रहा है rx, और y में एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ ry। ये मैंने हिंज रिएक्शन इमेजिन कर लिया। अब बात आती है mg को ड्रॉ करने की। तो mg लगता है सेंटर ऑफ मास के ऊपर। mg कुछ इस तरह से लगेगा वर्टिकल, लेकिन ये जो डिस्टेंस रहेगी ये रहेगी सेंटर से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस। सेमी सर्कुलर रिंग के लिए ये आती है 2r/π। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, सबसे पहले हम नेट फोर्स को 0 करेंगे। अगर आप x डायरेक्शन में नेट फोर्स को 0 करते हो, तो अगर देखा जाए तो rx लग रहा है लेफ्ट में और टेंशन लग रहा है राइट में। तो T इज इक्वल टू rx, ये आई मेरी पहली इक्वेशन। सिमिलरली y में फोर्सेस को बैलेंस अगर हम करते हैं,
तो y में ऊपर लग रहा है ry और नीचे लग रहा है mg, तो ry इक्वल हो जाना चाहिए mg के। ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। सिमिलरली अगर ये चीज रोटेट नहीं कर रही है तो नेट टॉर्क भी क्या रहना चाहिए, जीरो रहना चाहिए। तो मैं किस पॉइंट के बाद टॉर्क जीरो करूं, हिंज ही ले लेता हूं मैं ताकि आर एक्स आर वाई दोनों जीरो हो जाए। तो टॉर्क अबाउट ओ अगर मैं लिखता हूं तो ध्यान से देखना जरा, mg का टॉर्क क्या आ जाएगा। सबसे पहले ये रहा आपका हिंज और mg की लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ये डिस्टेंस आएगी, यानी टॉर्क हो गया mg इंटू 2r बाय पाई, और r क्रॉस f अगर मैं करता हूं तो वो आ रहा है इनटू द प्लेन, प्लस एक लग रहा है टेंशन T। टेंशन की लगने वाली लाइन ये है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टेंशन दिख रहा है। तो हिंज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आएगी वो ये आएगी, जो कि रेडियस r के इक्वल है। तो ये हो गया T इंटू आर, और डायरेक्शन अगर आप लेते हो तो r क्रॉस f ये आउट ऑफ द प्लेन आएगा। इसे मुझे इक्वल करना है जीरो के। यहां से मिलेगा mg इंटू 2r बाय पाई इज इक्वल टू T इंटू आर, या टेंशन इन द स्ट्रिंग आपको मिलता है 2mg बाय पाई। क्लियर हुआ कि नहीं। और टेंशन आपको मिल चुका है, आर वाई भी आपको मिल चुका है और आर एक्स भी आपको मिल गया, क्योंकि आर एक्स इक्वल है टेंशन के, तो वो है 2mg बाय पाई। कोई डाउट किसी को। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं अब। तो मान लो कि ये सिचुएशन है, एक आपके पास ग्राउंड है और उसके साथ वॉल है, ठीक है, और एक रॉड को उस पर टिका के रखा गया है इक्विलिब्रियम में इस तरह से। अब दिया गया है कि जो वॉल है वो तो आपकी स्मूथ है, ठीक है ना, और जो ग्राउंड है वो आपका रफ है। म्यू की वैल्यू नहीं दी गई है। रॉड के लिए मास m, लेंथ l आपको लेनी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है फाइंड फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड ऑन रॉड एट इक्विलिब्रियम। चलो देखो, तो सबसे पहले तो आपको मानना पड़ेगा कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक तो mg एक्ट करेगा एकदम सेंटर पे नीचे की तरफ, ये तो फिक्स है। एक वॉल नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस से परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि वॉल से परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इसे मैं कह देता हूं, मान लो n1 है नॉर्मल रिएक्शन जो वॉल ने लगाया है कि नहीं। ग्राउंड एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा खुद से परपेंडिकुलर, इसे हम n2 कह देते हैं। और ग्राउंड एक फ्रिक्शन भी लगाएगा, मैं मान लेता हूं फ्रिक्शन राइट की तरफ लग जाता है, और इसे हम कह देते हैं F। तो ये सारे फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं। सबसे पहले तो आप नेट फोर्स को जीरो करोगे NLM से, ठीक है ना, और x में और y में फोर्सेस को जीरो कर दो। x में फोर्सेस अगर जीरो करें तो राइट की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन और लेफ्ट की तरफ लग रहा है n1। तो पहली रिलेशन तो आ गई, F इक्वल होना चाहिए n1 के। y में फोर्सेस अगर बैलेंस करें तो y में आप देख सकते हो n2 जो कि ऊपर की तरफ लग रहा है, ये होना चाहिए mg के इक्वल। ये क्वेश्चन 2 हो गई, और ये एक हमारा आंसर भी हो गया, नॉर्मल बाय ग्राउंड इज इक्वल टू mg, है कि नहीं। अब तीसरा आपको फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है। तो फ्रिक्शन इक्वल है n1 के, तो अगर मैं n1 फाइंड आउट कर लूं तो फ्रिक्शन मिल जाएगा। इसीलिए इस पॉइंट के अबाउट में टॉर्क को बैलेंस कर लेता हूं। देखो मेन पूरा जो ट्रिक है ना वो यही है कि किस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क बैलेंस करना है। हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो करोगे आंसर आ जाएगा, पर कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जिनके अबाउट टॉर्क बैलेंस करने पे आंसर जल्दी आ जाएगा, और वो वही पॉइंट होगा जहां मैक्सिमम फोर्सेस लग रहे हो ताकि उन सबका टॉर्क जीरो हो जाए। तो मैंने इस पॉइंट को इसीलिए चुना ताकि फ्रिक्शन और नॉर्मल दोनों का टॉर्क जीरो हो जाता है। अब मैं लिखता हूं mg का टॉर्क, तो mg इंटू लाइन ऑफ एक्शन, देखो mg की, mg इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी,
ये डिस्टेंस आपको पता है l/2 है, वो एंगल आपको मिल चुका है, तो ये हो जाएगी l/2 cos थीटा, ठीक है ना। और डायरेक्शन आ जाएगी इनटू द प्लेन प्लस n1 का टॉर्क आएगा एक, n1 इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है, समझ आ रहा है। तो n1 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी ये डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस, ये पूरी लेंथ l है, ये एंगल थीटा है, तो मैं कह सकता हूं वो आ जाएगी l sin थीटा आउट ऑफ द प्लेन, और ये होना चाहिए 0। यहां से आपको n1 की वैल्यू मिल जाती है जो कि इक्वल है फ्रिक्शन के, वो मिल जाएगा कितना, mg/2 cos थीटा, सॉरी हाँ बाय sin थीटा, यानी कि आप कह सकते हो mg cot थीटा/2। कोई डाउट किसी को? एक छोटा सा टॉपिक और आ जाता है इससे पहले कि हम डायनामिक्स में जाएं, एक छोटा सा टॉपिक और आता है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड होता है, जिसे आप कहते हो रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन बहुत कम यूज है इसका, रेयरली कभी कोई चाहे तो आपको कंफ्यूज करने के लिए इसे यूज कर सकता है। सिंबल इसके लिए यूज करते हैं हम के। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का पर्पस क्या है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। अब जैसे कि आपने देखा कि कई सारे ऑब्जेक्ट्स, कई सारे शेप का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, देखा कि नहीं, रिंग, डिस्क, हॉलोस्फीयर, सॉलिड स्फीयर, पेटालिक प्लेट, क्यूब, रॉड, सबका अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब क्या होता है कि जनरली अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, ठीक है, तो आपके पास मशीन के पार्ट्स हैं, जैसा आपने देखा होगा कार वगैरह में भी टॉर्क की चीजें आती हैं। तो कोई भी मैकेनिकल पार्ट अगर किसी शेप का है तो उसका कितना टॉर्क वो प्रोड्यूस करने वाला है, ये पता करने के लिए कई बार हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत पड़ती है। तो अब ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि हर आदमी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रट के रखेगा हर एक शेप का, ठीक है ना। तो एक तरीका बना लिया गया, उन्होंने कहा कि सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रटने से अच्छा हम एक बुक बना लेते हैं जिसमें हम हर ऑब्जेक्ट का रेडियस ऑफ गायरेशन दे देंगे। रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब होता है कि मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, जिसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट या जिसकी एक्सिस के अबाउट, किसी भी एक्सिस के अबाउट, ये रैंडम एक्सिस है, उसके अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, ठीक है ना, उसके अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। इस ऑब्जेक्ट का मास अगर मैं आपको बोल देता हूं m है, तो कहा जाता है कि इतने ही मास की, सेम मास की अगर आप एक रिंग बना लो, क्या बात समझ आ रही है, इतने ही मास की अगर आप एक रिंग बना लो तो उसकी कितनी रेडियस रखी जाए ताकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आ जाए एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। बात समझ आई। तो जो इंजीनियर वगैरह होते हैं उनके पास एक बुक होती है जिसमें जो भी मशीन का पार्ट आया है उसका आपको रेडियस ऑफ गायरेशन दिया होता है। तो बेसिकली फायदा ये है कि अगर मुझे रेडियस ऑफ गायरेशन पता है ना, तो मैं तुरंत उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूँ। कैसे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले मीनिंग एक बार और मैं समझा दूं। कोई रैंडम शेप, कोई भी शेप आपके पास है, उसकी किसी भी एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई है, उस ऑब्जेक्ट का मास m है, तो सेम मास की अगर मैं एक रिंग बनाऊं तो उस रिंग की रेडियस मुझे कितनी रखनी चाहिए ताकि उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आ जाए। अरे बात समझ आई कि नहीं। तो बस सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²। तो I इक्वल हो जाना चाहिए बस किसके, m² के, क्योंकि हम रेडियस ले लेते हैं k आपका रेडियस ऑफ गायरेशन है। अभी भी इसकी पूरी फील नहीं आई होगी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फील दिला पाना पॉसिबल नहीं है। मैं सिर्फ एग्जांपल देता हूं तो आपको थोड़ी बात समझ आएगी बात। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन, फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ हॉलोस्फीयर, ऑफ अ हॉलोस्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r। तो करना बड़ा ही आसान है। आप कहोगे कि मेरे पास एक हॉलोस्फीयर था जिसका मास m है, रेडियस r है,
मुझे सेम मास की एक रिंग बनानी है, ठीक है ना, मुझे सेम मास की एक रिंग बनानी है जिसकी रेडियस में लूंगा k और दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो जाना चाहिए। तो हॉलो स्फीयर का तो क्या होता, 2/3 mr², और रिंग का तो क्या होता है mk²। तो हमेशा mk² के इक्वल कर दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। k की वैल्यू आपको मिल गई √2/3r। यानी कि अगर आप इतनी रेडियस की रिंग बनाओगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल हो जाएगा। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं, है ना एकदम टाइम पास टॉपिक। तो अगर मैं जैसे आपसे बोल दूं कि फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन, फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है ना, और मैं यहाँ पे आपको अलग अलग शेप देता जाऊं, जैसे पहले मैं दे देता हूं आपको डिस्क, डिस्क है m, r, ठीक है। दूसरे में मैं आपको दे देता हूं रॉड, ठीक है, m, l, ठीक है। तीसरे में मैं आपको दे देता हूं हॉलो कोन, m, r, h। तो आप कह दोगे कि भाई बड़ी ही टाइम पास की बात है, कोई खास बात नहीं है। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है mr²/2 होता है, इसे इक्वल करना है बस mk² के। तो k आ गया भाई कितना, r/√2। ये हो गया रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क। रॉड के लिए बात करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12, ये हो जाना चाहिए mk²। k की वैल्यू आ गई l/√12। हॉलो कोन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, इसे इक्वल करना है mk², k की वैल्यू आ गई r/√2। अरे तो अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो उसे बस मैं इक्वल कर दूंगा mk² के, और मुझे मिल जाएगा रेडियस ऑफ गायरेशन। जैसे मैं अगर आपको बोलूं, ठीक है ना, कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg has radius of gyration of 0.1 meter, find its moment of inertia, about center of mass। अरे समझ आई बात। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो, बताइए सभी लोग। हाँ भाई, तो क्या आ जाएगा, आई हमें पता है हमेशा mk² रह जाएगा। मास है 10 kg, k है 0.1 का स्क्वायर, यानी कि 0.1 kg/m², मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ऑब्जेक्ट का। क्लियर है।